आज हम लोग क्लास 10th जियोग्राफी चैप्टर 7 लाइफ लाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी के एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं। जो पहला क्वेश्चन है वो है विच टू ऑफ द फॉलोइंग एक्सट्रीम लोकेशंस आर कनेक्टेड बाय द ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर। तो इसका आंसर होगा बी सिलचर एंड पोरबंदर। 2. विच मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन रिड्यूसेस ट्रांसशिपमेंट लॉसेज एंड डिलेज। तो इसका आंसर होगा पाइपलाइन। 3. विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज नॉट कनेक्टेड विथ HVJ पाइपलाइन। तो इसका आंसर होगा बी महाराष्ट्र। 4. विच वन ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट्स इज द डीपेस्ट लैंड लॉक्ड एंड वेल प्रोटेक्टेड पोर्ट अलोंग द ईस्ट कोस्ट। इसका आंसर होगा डी विशाखापट्टनम। 5. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इन इंडिया। इसका आंसर होगा रेलवेज। 6. विच वन ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स इज यूज टू डिस्क्राइब ट्रेड बिटवीन टू और मोर कंट्रीज। इसका आंसर होगा बी इंटरनेशनल ट्रेड। आइए अब हम लोग डिस्क्रिप्टिव आंसर टाइप क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं, जिसमें जो आंसर्स हैं वो 30 वर्ड्स में देने हैं। पहला क्वेश्चन है स्टेट एनी 3 मेरिट्स ऑफ रोडवेज। रोडवेज के 3 मेरिट्स बताने हैं। तो रोडवेज का सबसे पहला मेरिट है कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ऑफ रोड्स इज़ मच लोअर दैन डैट ऑफ रेलवे लाइंस। मतलब रेलवे लाइंस को बिछाने में जो खर्च आता है उससे कहीं ज़्यादा कम खर्च में रोडवेज बन जाता है। 2. रोड्स कैन ट्रैवर्स कंपैरेटिवली मोर डाइसेक्टेड एंड अनड्यूलेटिंग टोपोग्राफी। इसका अर्थ यह हुआ कि किसी भी टोपोग्राफी में इसे मोड़ा जा सकता है। जैसे अगर रोड को तुरंत 30 डिग्री 40 डिग्री 90 डिग्री किसी भी एंगल में अगर हम मोड़ना चाहें तो वो रोड को मोड़ा जा सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होता है। 3. नेगोशिएट हायर ग्रेडियंट ऑफ स्लोप्स एज सच कैन ट्रेवर्स माउंटेन्स सच एज हिमालयाज। तो इसका अर्थ यह हुआ कि जो माउंटेन्स होते हैं, हिली एरियाज़ के जो स्लोप्स होते हैं, वो सीधा स्ट्रेट इस तरीके से ऐसे जो रोड को चढ़ाया जा सकता है, जो कि रेलवेज को नहीं चढ़ाया जा सकता है। Point 4. रोड ट्रांसपोर्ट इज इकोनॉमिकल इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फ्यू पर्सन एंड रिलेटिवली स्मॉलर अमाउंट ऑफ गुड्स ओवर शॉर्ट डिस्टेंसेज। तो यदि कुछ लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाना है और छोटी दूरी के लिए और कुछ थोड़े से सामान को ढुलाई करनी है तो उसके लिए ये इकोनॉमिकल पड़ता है। Point 5. इट ऑल्सो प्रोवाइड्स डोर टू डोर सर्विसेज डज द कॉस्ट ऑफ लोडिंग एंड अनलोडिंग इज मच लोअर। तो ये हमारे घर के दरवाजे तक भी रोडवेज पहुंच जाता है और इस तरीके से हमारा लोडिंग अनलोडिंग का जो खर्च है वो कम बैठता है। पॉइंट नंबर 6. रोड ट्रांसपोर्ट इज ऑल्सो यूज्ड एज ए फीडर टू अदर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट सच एज दे प्रोवाइड ए लिंक बिटवीन रेलवे स्टेशन एयर एंड सी पोर्ट। मतलब रोड ट्रांसपोर्ट एक ऐसा ट्रांसपोर्ट है कि जो न रहे तो ना ही हम रेलवे स्टेशन पहुंच पाएंगे, ना ही एयरपोर्ट पहुंच पाएंगे और ना ही सी पोर्ट पहुंच पाएंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोग देखते हैं वेयर एंड वाई इज रेल ट्रांसपोर्ट द मोस्ट कन्वीनियंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। तो रेलवे का जो ट्रांसपोर्टेशन है वो भारत के कौन से एरिया में ज़्यादा कन्वीनियंट है, तो वो है हमारा नॉर्दर्न प्लेन। ठीक है, क्योंकि नॉर्दर्न प्लेन में माउंटेन्स और नहीं हैं, प्लेटूज भी नहीं हैं और कोई हिल भी नहीं है। ठीक है, पूरा लेवल लैंड है, बराबर समतल भूमि है और यहाँ का पॉपुलेशन डेंसिटी भी बहुत ज़्यादा है और यहाँ पे एग्रीकल्चरल रिसोर्सेज भी हैं। ठीक है, तो आप पंजाब के बाद हरियाणा, दिल्ली, उसके बाद यूपी, बिहार और बंगाल तक का जो ये पूरा इलाका है ये नॉर्दर्न प्लेन है। यहाँ पर आप देखिएगा कि डेंसिटी जो है वो रेलवे ट्रैक्स का बहुत ज़्यादा है। ठीक है, और इसीलिए यहाँ पर फेवरेबल कंडीशंस हैं रेलवे ट्रांसपोर्ट के लिए। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में है व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ द बॉर्डर रोड्स। तो सीमा पर जो रोड्स होते हैं, जो सड़कें होती हैं, उनका क्या महत्व होता है। पॉइंट नंबर 1. बॉर्डर रोड्स हैव ए स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस इन द नॉर्थर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न बॉर्डर एरियाज। तो हमारे देश का जो नॉर्दर्न बॉर्डर है और नॉर्थ ईस्टर्न बॉर्डर है, यानी उत्तर और उत्तर पूर्व, साउथ में तो नहीं है बॉर्डर क्योंकि साउथ में सागर का किनारा है, तट है, कोस्ट है। ठीक है, तो ये जो नॉर्दर्न और नॉर्थ ईस्टर्न एरियाज़ है ये हमारा जो है दूसरे कंट्रीज़ के साथ बॉर्डर हमारा शेयर करता है। और अगर ये बॉर्डर तक हमारी जो पहुंच है, सड़कें हैं, अगर सही नहीं रहेंगी तो हम वहाँ पे तुरंत अगर कोई काम पड़ेगा तो हम अपनी आर्मी को वहाँ पे उतार नहीं पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए हमारा बॉर्डर रोड्स जो होता है बहुत महत्व हो जाता है हमारे देश की रणनीति के दृष्टिकोण के आधार पर। पॉइंट नंबर 2. दिस रोड्स हैव इम्पोर्टेंट एक्सेसिबिलिटी इन एरियाज ऑफ डिफ़िकल्ट टेरेन। तो हमारा जो स्पेशली नॉर्थ ईस्ट का जो एरिया है ना, वो एरिया जो है
वहाँ का टेरेन जो है वो डिफ़िकल्ट है, मतलब वहाँ पे बहुत सारे हिल्स हैं, वैलीज़ हैं, माउंटेन्स हैं, और वहाँ पे रेलवे ट्रैक बनाना बहुत मुश्किल काम है, रोड भी बहुत मुश्किल से ही बन पाता है। तो वहाँ पर ये जो बॉर्डर रोड्स हैं काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं, ताकि इस एरिया में हम एक्सेसिबिलिटी हमारी हो पाती है इन्हीं रोड्स के वजह से। और पॉइंट नंबर 3 में बोल रहा है कि दिस रोड्स हैव हेल्प्ड इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ दीज एरियाज़, मतलब इन्हीं सब एरियाज़ में अगर ये रोड न रहे तो इस एरिया का इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं होगा, ये देश के बाकी हिस्सों से कट जाएगा, और यहाँ पे जो ज़रूरी जो आवश्यक वस्तुएं हैं खाने पीने की वो भी नहीं पहुँच पाएंगी, तो ये एरिया पिछड़ जाएगा। इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है बॉर्डर रोड्स। आइए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ देखते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 4 में है कि व्हाट इज़ मीन्ड बाय ट्रेड, व्यापार क्या होता है, और इंटरनेशनल और लोकल ट्रेड के बीच में क्या अंतर होता है। तो जब लोगों के बीच में, स्टेट्स के बीच में और देशों के बीच में गुड्स का एक्सचेंज होता है, यानी वस्तुओं की अदला बदली होती है या सर्विसेज की भी अदला बदली होती है, तो इसे हम लोग व्यापार कहते हैं, ट्रेड कहते हैं। अब इंटरनेशनल ट्रेड और लोकल ट्रेड में क्या अंतर होता है। तो इंटरनेशनल ट्रेड उसे कहते हैं जब दो देशों के बीच में दो देश आपस में व्यापार करता है, एक्सपोर्ट करता है, इंपोर्ट करता है, तो इसे इंटरनेशनल ट्रेड कहा जाता है। ट्रेड बिटवीन टू कंट्रीज इज कॉल्ड इंटरनेशनल ट्रेड, ठीक है। और ये जो इंटरनेशनल ट्रेड होता है ये सागर के रास्ते से हो सकता है, सी रूट के द्वारा, एयर रूट्स के द्वारा और लैंड रूट्स के द्वारा भी हो सकता है। जबकि जो लोकल ट्रेड उसे कहते हैं जो हमारे शहरों में, गाँवों में और नगरों में एक छोटे लेवल पर एक व्यापार होता है, तो उसे हम लोग लोकल ट्रेड कहते हैं। अगला डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चंस देखते हैं हम लोग, जिसमें हम लोगों को आंसर जो है वो 120 वर्ड्स में देने हैं। क्वेश्चन है, वाई आर द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशंस कॉल्ड द लाइफ लाइन्स ऑफ ए नेशन एंड इट्स इकोनॉमी। जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन होता है और मीन्स ऑफ जो कम्युनिकेशन होता है, यानी यातायात और संचार के जो साधन होते हैं, इन्हें लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी यानी भारतीय अर्थव्यवस्था का जीवन रेखा कहा जाता है। ऐसा क्यों कहा जाता है, ठीक है। आइए, पॉइंट 1, द पेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ए कंट्री डिपेंड्स अपॉन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एज वेल एज देयर मूवमेंट्स ओवर स्पेस। देयरफॉर एफिशिएंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आर द रिक्विसाइट्स फॉर फास्ट डेवलपमेंट। तो पेस ऑफ डेवलपमेंट यानी कि किसी भी देश का जो विकास होता है वो इस बात पे निर्भर करता है कि वहाँ पर कितना गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन हो रहा है, और साथ में प्रोडक्शन होने से ही नहीं हो जाता है। जो प्रोडक्शन हो रहा है अगर वो बाज़ार तक नहीं पहुँचेगा, कंज्यूमर तक नहीं पहुँचेगा, तो फिर उस प्रोडक्शन का कोई लाभ नहीं है, ठीक है। तो जो यातायात के साधन हैं, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, ये क्या करता है, उन चीज़ों को जहाँ तक पहुँचना है वहाँ तक पहुँचा देता है, मतलब इसके मूवमेंट में हेल्प करता है, ये मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। तो किसी देश का मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट जो है वो जितना ज़्यादा सक्षम होगा, जितना एफिशिएंट होगा, उतना ही तेज फास्ट डेवलपमेंट होगा उस देश का, ठीक है। आइए पॉइंट नंबर 2 को समझते हैं। पॉइंट नंबर 2, टुडे द वर्ल्ड हैज़ बीन कन्वर्टेड इनटू ए लार्ज विलेज विद द हेल्प ऑफ एफिशिएंट एंड फास्ट मूविंग ट्रांसपोर्ट। आज पूरी दुनिया जो है वो श्रिंक कर गया है और एक ग्लोबल विलेज बन चुका है, ठीक है। आज दुनिया के एक हिस्से में कोई घटना घटती है तो उसका जो प्रभाव है दुनिया के दूसरे हिस्से में दिखाई देता है, और तेज़ी से जो सामानें हैं, जो वस्तुएं हैं, वो एक देश से दूसरे देश, दूसरे देश से तीसरे देश, पूरे विश्व में ये मूव हो रहा है। तो ये फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के वजह से ही हो पा रहा है। पॉइंट नंबर 3 को समझते हैं। ट्रांसपोर्ट हैज़ बीन एबल टू अचीव विथ द हेल्प ऑफ इक्वली डेवलप्ड कम्युनिकेशन सिस्टम। और ट्रांसपोर्ट के साथ साथ क्या चल रहा है, कम्युनिकेशन सिस्टम भी उतनी ही रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। तो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट में रेलवेज, एयरवेज, वाटरवेज हो जाता है, और कम्युनिकेशन के जो साधन हैं उसमें न्यूज़पेपर्स हैं, रेडियो हैं, टेलीविज़न, सिनेमा, इंटरनेट, ये सब चीज़ आते हैं। और इन सब का काफ़ी बड़ा योगदान है सोशियो इकोनॉमिक प्रोग्रेस में, यानी समाज में और अर्थ में, यानी आर्थिक दृष्टिकोण से और सामाजिक दृष्टिकोण से ये समाज को बड़े ही समृद्ध कर रहे हैं। पॉइंट नंबर 5 को हम लोग देखते हैं कि दे हैव एडेड टू दी वाइटलिटी ऑफ द इकोनॉमी। इससे जो इकोनॉमी है वो वाइटल हो गया, मतलब जिंदा दिल रहता है हमारा देश का अर्थव्यवस्था। इट हैज़ इनरिच्ड अवर लाइफ, इसने हमारे लाइफ को समृद्ध बना रखा है। एडेड सब्सटेंशियली टू ग्रोइंग एम्यूनिटीज़ एंड फैसिलिटीज़ फॉर द कम्फर्ट्स ऑफ लाइफ, हमारे जीवन को आरामदायक बना हुआ है, ठीक है। ये ट्रांसपोर्ट के चलते और कम्युनिकेशंस के चलते, ताकि कोई भी सूचना हम बहुत तेज़ी से
और बड़ी मात्रा में प्राप्त कर सकते हैं, और भी जो वस्तुएं हैं वो एक जगह से दूसरी जगह, हमारी आवश्यकता की चीज़ें हैं वो दूसरी जगह से हमारी जगह पर आ जाती हैं। पॉइंट 6, इट हेल्प्स इन द मूवमेंट ऑफ दिस गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम देयर सप्लाई लोकेशन टू डिमांड्स लोकेशंस। मतलब जहाँ पर इसकी सप्लाई हो रही है और जहाँ पर इसका डिमांड, मतलब जहाँ रॉ मटेरियल होता है तो उसको प्रोसेसिंग यूनिट्स यानी इंडस्ट्रीज़ तक पहुँचा देता है, और जो इंडस्ट्रीज़ में हो रहा है प्रोडक्शन, उस प्रोडक्शन को, प्रोडक्ट्स को ये मार्केट्स तक पहुँचा देता है। आइए क्वेश्चन नंबर 2 को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है, राइट ए नोट ऑन द चेंजिंग नेचर ऑफ द इंटरनेशनल ट्रेड इन द लास्ट 15 ईयर्स। पिछले 15 वर्षों में जो अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड है उसमें काफ़ी चेंजेस देखने को मिला है। वो क्या चेंजेस है उस पर एक नोट लिखना है। तो सबसे पहला चेंजेस है कि एक्सचेंज ऑफ कमोडिटीज़ एंड गुड्स हैव बीन सुपरसीडेड बाय द एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज। तो वस्तुओं की जो एक्सचेंज हो रही हैं उसका जो इंटरनेशनल ट्रेड हो रहा है वो पीछे रह गया है, और इंफॉर्मेशन का और नॉलेज का जो ट्रेड है वो काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ चुका है। पॉइंट नंबर 2, इंडिया हैज़ इमर्ज्ड एज ए सॉफ्टवेयर जाइंट at the international level and it is earning large foreign exchange through the export of information technology। तो हमारे देश में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, सॉफ्टवेयर का, प्रोग्राम्स का, ऐप्स का बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट हो रहा है, और जिसके चलते हमारे देश में विदेशी मुद्रा आ रहा है, और आज हमारे देश का जो विदेशी मुद्रा भंडार है वो काफ़ी लबालब भरा हुआ है। पॉइंट नंबर 3 को देखते हैं। और मेजर कमोडिटीज़ ऑफ एक्सपोर्ट्स, यानी हमारा देश किन किन चीज़ों का एक्सपोर्ट करता है। तो एग्रीकल्चर और एलाइड प्रोडक्ट्स, यानी कि कृषि से संबंधित जो चीज़ें हैं, जो उत्पाद है उनका, और उन उत्पादों से जो उत्पाद बनता है, जो प्रोडक्ट्स बनते हैं, उनका एक्सपोर्ट हमारा देश करता है। इसके साथ ओर्स का और मिनरल्स का एक्सपोर्ट होता है, जेम्स और ज्वेलरी का एक्सपोर्ट होता है, केमिकल्स और एलाइड प्रोडक्ट्स का भी एक्सपोर्ट होता है, इंजीनियरिंग गुड्स और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का भी एक्सपोर्ट होता है। अब देखते हैं कि हम लोग किन किन चीज़ों का इंपोर्ट पिछले 10-15 सालों में बढ़ा है। तो इंपोर्ट के मामले में हम लोग कौन कौन सी चीज़ें हैं जो दूसरे देशों से अपने देश में मंगाते हैं, वो है पेट्रोलियम एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, पर्ल्स एंड प्रीसियस स्टोन्स, इनऑर्गेनिक केमिकल्स, कोल एंड ब्रिकवेट्स, मशीनरी। ठीक है। पॉइंट नंबर 5 यहाँ लिखा हुआ है बल्क इंपोर्ट्स। बल्क इंपोर्ट्स का मतलब होता है कि वैसी चीज़ें जो बड़ी भारी होती हैं और जिन्हें रखने के लिए काफ़ी स्पेस चाहिए, तो इन चीज़ों का भी इंपोर्ट हम लोग करते हैं। इसमें हो गया जैसे कि आपको फर्टिलाइज़र, सीरियल्स, एडिबल ऑयल्स और न्यूज़ प्रिंट, इन सब चीज़ों का इंपोर्ट बल्क इंपोर्ट में आता है, और इसका जो प्रतिशत है, शेयर है, वो 39.09% है टोटल इंपोर्ट्स का। तो बच्चों इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे एक नए टेक्स्ट बुक क्वेश्चन आंसर्स के साथ या नई इन्फॉर्मेशंस के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।